जय हिंद एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा रिवीजन सेशन है किस चीज के ऊपर? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज इसकी क्लास नंबर फर्स्ट है। आज की क्लास में आपको सिखाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब भी हमारा देश किसी भी और दूसरे देश के साथ में ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं एक स्टेटमेंट में, दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमारे देश का कोई भी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम लोग किसी दूसरे देश के साथ तरह तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम उनसे मशीनरी लेना देना कर सकते हैं, हम उनसे दवाइयां लेना देना कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे काम धाम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास में इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, when there is inflow या outflow of foreign exchange from an economy with the rest of the world, then it is included in a statement called as balance of payment. तो balance of payment is क्या? It is a statement. Balance of payment is a statement which results in inflow or outflow of foreign exchange from an economy with rest of the world. यानी एक इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाले सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो कि इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में रिजल्ट करे, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इन स्टेटमेंट कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए लिखते हैं इसको एक बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट which includes ये क्या इंक्लूड करता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन इकोनॉमी to rest of the world. In a particular period of time. तो आपने हमसे पूछा कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। इसका मतलब ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है साहब, ये आपको मालूम है इंडिया में कौन बनाता है? आरबीआई प्रिपेयर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? आरबीआई प्रिपेयर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट बनाने का जिम्मा आरबीआई के हाथ। अच्छा और क्या? फिर सुनना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि एक स्टेटमेंट है, एक प्रकार का अकाउंट है, ये एक प्रकार का अकाउंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। बोलो कौन कौन से अकाउंट? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं, ये अपने को सीखना है। अच्छा, मैंने ये A/C करके लिखा है, तुम लोग ऐसे कभी मत लिखना। तुम लोग लिखो ACCOUNT, क्योंकि वो वाला ये अकाउंट्स वाला अकाउंट ऐसे करके नहीं है, इसको हम लोग लिखते पूरा पूरा ही है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं? तो करेंट अकाउंट के अंदर में 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि जाते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जाता है। क्या जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
ऑफ गुड्स। ठीक है, इन्हीं को विजिबल आइटम्स भी कहते हैं। विजिबल आइटम्स मतलब ये अपने को आते जाते हुए दिखाई देंगे ना, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर में क्या होगा, इट विल बी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और सर्विसेज। और तीसरा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको कोई भी गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस कुछ भी मिल रहा है, रेमिटेंसेस सबसे जरूरी, रेमिटेंसेस। अरे पाकिस्तान जैसे देशों का मैंने आपको पहले बताया था खर्चा पानी कैसे चल रहा है, रेमिटेंसेस। ठीक है, उनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा सोर्स है रेमिटेंस। हमारे यहाँ पे भी रेमिटेंस से बहुत पैसा आता है। बहुत ढेर सारे इंडियंस है ना जो कि विदेशों में काम करते हैं, तो विदेश में काम करके वो वहां से फॉरेन करेंसी कमा कमा के इंडिया में बेचते हैं ना, तो दैट इज क्या, रेमिटेंस। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर को इंक्लूड करके हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बोलिए क्या, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ठीक है, नहीं, ये करेंसी के रूप में, आप समझिए करेंसी का लेन देन हो रहा है। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि अगर बस खाली गुड्स का लेन देन है तब तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही नहीं आएगा। करेंसी का लेन देन है, मेरी फॉरेन करेंसी बढ़ी या घटी, हमारे देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा या घटा, तब तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। अब ऐसे तुम बाहर से मेरे लिए मशीनरी भेज दो, याद है मैंने एग्जांपल में भी लिया था, बाहर से मशीनरी भेज दो, ये कर दो वो कर दो, अगर फॉरेन करेंसी का लेन देन नहीं हुआ तो फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा नहीं। हाँ, तो बाहर से अगर कोई करेंसी हमको भेज रहा है तो फिर वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि करेंसी आपको आते हुए दिखाई देती है क्या, अरे करेंसी आ रही है यार, लग लग करके। हाँ, अगर बाहर से हमको, से फॉर एग्जांपल आपके आपके यूएसए वाले अंकल ने आपके लिए एक लेदर जैकेट भेजी है, तो ये बताइए क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा, नहीं, नहीं आएगा। करेंसी थोड़ी आ गई, तो करेंसी भेज दे, भले एक डॉलर भेजे भले, तो क्या वो आ जाएगा, हाँ जी वो आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन export of services and import of services. And unilateral transfers, any amount received or paid from the economy to rest of the world for which no transaction या फिर for which no flow of goods and services took place, यानी against these payments there was no flow of goods and services, then it will be called as क्या, unilateral transfer. It is basically a one-sided payment. हाँ, against which no factor services were being rendered. I just forgot the point. Unilateral उसी को कहते थे ना जिसके अगेंस्ट में कोई फैक्टर सर्विसेज दिया नहीं गया, ट्रांसफर इनकम जिसको कहते हैं। अगर बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये बताओ, बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो क्या इंडिया के अंदर उसके शेयर्स आ जाएंगे, हाँ, इंडियन कंपनी के शेयर्स उसके हो जाएंगे। इंडिया में इन्वेस्ट किया तो क्या इंडिया की लैंड एंड बिल्डिंग उसकी हो जाएगी, हाँ, इंडिया की लैंड एंड बिल्डिंग उसकी हो जाएगी। सर अगर यहाँ पे वो कुछ पैसा एक्सपेंड करे, इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट नहीं एक्सपेंड करे,
और यहां से सामान उठा करके यूएस ले जाए तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, वो करंट अकाउंट में जाएगा। वो यहाँ पे आकर के यहाँ की जमीन खरीदे, यहाँ पे दुकानें खरीदे, यहाँ पे शोरूम खोले, तो यहाँ पे आकर के उसने इन्वेस्ट किया और इंडिया में असेट खरीदा। तो इंडिया में अगर आकर के ऐसा कोई वो असेट खरीद रहा है तो वो किस में आएगा? कैपिटल। तो असेट लायबिलिटी से जहां जुड़ा हुआ हो जाता है। अगर इंडिया में आके लोन बांटे या इंडिया वाले विदेश से लोन ले ले, इंडिया वाले अगर विदेश से लोन ले ले या इंडिया वाले विदेश में लोन दे दे, बाहर वाले आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर दे या कोई इंडियन विदेश में इन्वेस्ट कर दे, वो सब का सब कहां चला जाता है? कैपिटल। इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर में आता है एफडीआई। एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने कि कोई कंपनी सॉरी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस प्रकार इन्वेस्ट कर रहा है कि किसी इंडिया के अंदर में वो ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अपने हाथ में ले ले रहा है। जैसे ये बताओ कोई विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है? हाँ, विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सा खरीदा, ठीक है, 9% 10% कुछ हिस्सा खरीदा, तो क्या जियो उसके कब्जे में आ गया? कब्जे में नहीं आया, यानी ओनरशिप तो गई 10% उसके पास, कंट्रोल नहीं गया। लेकिन ये बताओ अगर हम कहें कि कोई विदेशी कंपनी एप्पल, फेसबुक ही यहाँ पे आकर के अपना कोई एक इंडिया का ऑफिस सेटअप करता है, गूगल इंडिया, यूट्यूब इंडिया, फेसबुक इंडिया, अगर ये लोग आकर के इंडिया में कोई ऑफिस वगैरह बैठा है, टेस्ला इंडिया, तो ये बताओ क्या वो एफडीआई कहलाएगा? हाँ, क्योंकि वो उसके मालिक भी हैं और उस चीज को कंट्रोल भी करते हैं। बाकी छुटपुट पैसा तो हम भी एक तो एप्पल के शेयर खरीद के रख सकते हैं ना, तो हम एप्पल के मालिक थोड़ी बन जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, एक शेयर के मालिक, कहने के लिए मालिक ही है। हाँ, वोटिंग राइट मिलेगा तुम लोग की इन्हीं सब हरकतों के कारण। तुम लोग एप्पल खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है, शेयर ना खरीदो तुम लोग। हाँ, हाँ, जापान की एक कंपनी ने इंडिया की कंपनी में 22 कितना 22 करोड़ 22 बिलियन 22 बिलियन इन्वेस्ट किया गया। अच्छा, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे तुमने एक शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदा, तो हम ओनरशिप ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं ले रहे, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर एक होता है एफआईआई, ये सबका सब कैपिटल अकाउंट में आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसकी, हाँ, एक शेयर वाला, जैसे जो फेसबुक ने किया जियो में, उसने उसकी हिस्सेदारी खरीदी, उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया, ठीक है। जैसे टाटा ने जगुआर को पूरा पूरा खरीद लिया ना, लैंड रोवर को पूरा पूरा खरीद लिया ना, तो उसे क्या कहेंगे? एफडीआई। और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? एफआईआई, एफपीआई। अच्छा, हमारे यहाँ के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जो कि बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनियां, हमारे यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी, ये सब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये भी तो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई विदेशी बड़ा इन्वेस्टर है, ऐसा कोई विदेशी बड़ा इन्वेस्टर है, उसे कहा जाता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई कह दूंगी, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट।
सिर्फ ओनरशिप मिली है, कंट्रोल नहीं, तो एफपीआई, दोनों मिल गया है तो एफडीआई। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सर इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा तो क्या होगा, आपके हमारे जैसा छुटपुट इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी विदेशी लोग इंडिया में अकाउंट अपना मेंटेन कर सकते हैं, कॉल्ड एज एनआरआई अकाउंट। हम लोग फॉरेन लोन ले सकते हैं, यस और नो? जैसे किसी विदेशी बैंक से आपने बोरोइंग कर लिया, फॉरेन लोन्स ले सकते हैं। ठीक है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग इसको कहते हैं। तो ये सब का सब किस में आ गया, कैपिटल अकाउंट में। तो बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, हाँ, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई। समझे क्या? अब समझो, अगर ये अकाउंट है तो इसका दो साइड होता होगा, डेबिट क्रेडिट। तो सर अगर पैसा आया तो किस साइड जाएगा, पैसा गया तो किस साइड जाएगा? पैसा आया तो किस साइड, पैसा गया तो किस साइड? तो समझो, करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे। आउटफ्लो ऑफ करेंसी, जैसे यहां पे इंपोर्ट आएगा कि एक्सपोर्ट आएगा? इंपोर्ट करने पे पैसा जाता है, एक्सपोर्ट करने पे? इंपोर्ट करने पे, तो यहां पे इंपोर्ट्स आ गए। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, रिसीट्स, इनफ्लो ऑफ करेंसी। जैसे कि क्या, एक्सपोर्ट, करेक्ट, एक्सपोर्ट। कैपिटल अकाउंट के भी डेबिट क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, बता सकते हो? कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? डेबिट में आ गया वही एक्सपेंसिव, हम खर्चा कर रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या होगा, एफडीआई अब्रॉड, हम कहीं विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर लोन रिपेड। लेकिन क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा, जो भी हमारे रिसीप्ट्स होंगे, जैसे एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, लोन टेकन। समझे कि नहीं समझे? खर्चा हो रहा है तो डेबिट साइड, आया तो, गया तो, आया तो क्रेडिट। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहां जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कहां जाएगा? हाँ, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इज दिस क्लियर और नॉट? पक्का समझे? ठीक है, नेक्स्ट। दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट मोटिव से किए गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से किए गए,
बेसिकली हम कह सकते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन इन जनरल कौन से होते हैं, ऑटोनोमस। क्या होता है वो, ऑटोनोमस। नहीं, विच अफेक्ट्स द बैलेंस शीट नहीं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मतलब दोज ट्रांजेक्शंस which are undertaken with कौन सा ऑब्जेक्टिव, to earn economic profit। टू अर्न प्रॉफिट्स कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्यों किया जाता है ये सुनो। देखो, हम कह रहे हैं पैसा आया पैसा गया, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे भैया, अगर हमारे पास में पैसा आया है एक्स्ट्रा तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, और अगर पैसा गया है तो वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। पैसा अगर, जैसे अगर हमारे पास कैश एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम कहते हैं ना कैश बैलेंस बढ़ गया, और अगर कैश एक्स्ट्रा गया तो कहीं ना कहीं से तो कैश बैलेंस आया होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस हो ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर तुमने 100 रुपया खर्चा किया है और 80 रुपया कमाया था तो 20 रुपया कहीं से तो आया होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर बराबर नहीं होता उसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो जब ऐसे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं टू एडजस्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। उनको क्या कहते हैं? तो ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन टू एडजस्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर आपके पास पैसा आया ज्यादा है और गया कम है तो आरबीआई कहेगा जितना एक्स्ट्रा आया वो मेरा। तो आरबीआई उसे अपने ऑफिशियल रिजर्व में मेंटेन कर लेता है, यानी आरबीआई अपना रिजर्व उसे बढ़ा लेगा। ठीक है। और अगर पैसा गया ज्यादा है तो किसके पास से गया होगा? आरबीआई के पास से। तो आरबीआई का रिजर्व उतने से घट जाता है। तो इसी कारण इसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है ये हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स लेते हैं, प्राइवेट एंटिटीज लेती है। ठीक है। और जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है दीज आर स्पेसिफिकली अंडरटेकन बाय आरबीआई। ठीक है। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन है? दोज ट्रांजेक्शन which are undertaken to adjust the disequilibrium in balance of payment are called क्या थी? accommodating term. It can be done by anyone. It is undertaken by RBI. सेंट्रल अथॉरिटी, यानी ये केवल कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही लेती है। ये ट्रांजैक्शंस कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही लेती है। ठीक है।
इज दिस क्लियर? ऑटोनोमस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है कुछ हम लोगों ने पढ़ा, सबका सब तो ऑटोनोमस ही पढ़ा, ठीक है। अच्छा, जैसे होता क्या है, जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, तो ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और कुछ नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है? बैलेंस। तो इसीलिए इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलो द लाइन आइटम। और जो ऊपर का हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, वो क्या है? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स को कहा जाता है अबव द लाइन आइटम्स, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को कहा जाता है बिलो द लाइन। These are called क्या? Above the line item. And these are called below the line item. ठीक है ये बात? बोले ठीक है? They are also called as official reserve. यहाँ यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, also called official reserve transaction. देखिए, तीन प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है। तीन प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है, या तो सरप्लस, या तो डेफिसिट, या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हम लोग उससे कह सकते हैं जैसे सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट होता था, वैसे ही करके यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी और इक्विलिब्रियम बीओपी। ठीक है। सरप्लस बैलेंस when the inflow of foreign exchange is greater than outflow। अगर क्या चीज ज्यादा है? इनफ्लो ज्यादा है किससे? when the inflow of foreign exchange is greater than outflow of foreign exchange, उससे हम लोग कहते हैं क्या? सरप्लस। इट इज कॉल्ड क्या? सरप्लस। और एक होता है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी क्या होता है? when the outflow of foreign exchange is, पूरा लिख लोगे, ग्रेटर देन इनफ्लो। और फिर ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम। when the inflow is equal to outflow। जब इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम, जब इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस, और जब आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट। ठीक है। अच्छा, सरप्लस को हम लोग पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। सरप्लस या पॉजिटिव, डेफिसिट या नेगेटिव, कोई भी शब्द सुनो। अच्छा, ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम लोगों ने टर्म पढ़ा भी था इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में, याद है? हाँ, उसमें तुम लोगों ने सीखा था कि इंडिया हैड अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टिल इट वाज नॉट फेवरेबल। व्हाई? बिकॉज गुड्स वर एक्सपोर्टेड एट अ चीपर प्राइस एंड इंपोर्टेड एट हाई प्राइस। ऐसा कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने? है।
वो सब पे बाद में आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में और कौन सा टॉपिक है जो कि बाकी है? कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एक बाकी है, एंड कैपिटल अकाउंट भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। ऐसा कुछ चीजें ज्यादा इसमें बाकी है नहीं, ठीक है। कह सकते हैं कि सिर्फ इतना सा हिस्सा बाकी है, मेनली इसके अंदर में इतना ही था। बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितना भी और डिस्क्रिप्शन दिया जाए और कुछ इसके अंदर में खास काम करनी है, लेकिन स्टिल हम तसल्ली के लिए एक और क्लास के अंदर में कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में एक बार हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और बचे हुए एक दो टॉपिक को, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम वगैरह को कवर अप करेंगे। फिर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो एक और क्लास में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चंस, कुछ और पेंडिंग छोटे मोटे टॉपिक्स हैं तो उन सबको कवर अप किया जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो ऑलमोस्ट यही सारी की सारी चीजें हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया, पक्का? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।